पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया है सुधीर कुमार सक्सेना जी को। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर गए थे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि ब्लॉक कर दिया, जहां से उन्हें गुजरना था। तो प्रधानमंत्री इस व्यवधान के कारण जो है एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक फंसे रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और पंजाब से वो दिल्ली लौट गए थे। तो इसीलिए जो है सुधीर कुमार सक्सेना जी को पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान जो है सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयशा मलिक। तो पाकिस्तान जैसे देश में एक महिला का सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आयशा मलिक जो है इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस चमत्कार को अंजाम दिया है, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने जा रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव जो है झांग मिग को नियुक्त किया गया है, जो चीन के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य का मैनपुरी सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य के मैनपुरी सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम जो है देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह निर्णय किया है कि यूपी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैनिक स्कूल मैनपुरी जो है, सैनिक स्कूल मैनपुरी का नाम जो है बदल जाएगा। जो मैनपुरी स्थित इस सैनिक स्कूल का नाम बदलकर सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एक ओपन एंडेड स्कीम है जो चांदी की घरेलू कीमतों को ट्रैक करेगी। यह योजना अपनी आय को चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगी। अगर बात किया जाए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो इनके सीईओ जो हैं निमेश शाह जी हैं। निमेश शाह जी इनके सीईओ हैं और इनका हेडक्वार्टर का पूछा जाए तो मुंबई है। और यह इसके फाउंडेड जो है 1993 है। ठीक है। तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत कितने राज्यों में 10,750 किलोमीटर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा? ये किया जाएगा 7 राज्यों में। ठीक है। तो 7 राज्यों में जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत 10,750 किलोमीटर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो ये हैं कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है चरण 2 जो है 2021 और 21-22 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। इस परियोजना का लागत का 33% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी 3,970 करोड़ रुपये जो है केंद्र सरकार की सहायता से इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लागत में कमी आएगी और अंततः जो है आपूर्ति की जाने वाली बिजली की लागत को कम किया जा सकेगा। इससे भारत को जो है 2030 तक 450 गीगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार के अवसर पैदा भी होंगे। इस परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, अगर बात हम लोग करें ग्रीन अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो इस परियोजना का उद्देश्य जो है पारंपरिक ग्रिड के साथ सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली का सिंक्रनाइज करना है, जो कि 2015-16 में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो यह राज्य के भीतर बिजली पहुंचाता है। इस परियोजना में जो है सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और अन्य सभी संबद्ध उपकरण शामिल हैं। तो इन सबों को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ई गवर्नेंस जो है इसका 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जो है इनके आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7 और 8 जनवरी 2022 को किया गया। और यह सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माधापुरा में आयोजित किया गया। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इंडिया टीच हेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसी थीम के तहत किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनाथों के मां के नाम से जाने जाने वाली पद्मश्री 2021 प्राप्त किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो यह है सिंधुताई सपकाल, जो कि महाराष्ट्र की है। तो सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल जो है, जिन्हें अनाथों की मां यानी कि मदर ऑफ ऑर्फेन्स कहा जाता था, मदर्स ऑफ ऑर्फेन्स कहा जाता था। तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें केवल सिंधुताई या माई के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अपने जीवन काल में लगभग 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उन्होंने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया हुआ है और इससे भी ज़्यादा की दादी है। वह महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उनके जीवन पर एक बायोपिक मी सिंधुताई सपकाल जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ममता बिहाइंड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयंत घोषाल जी। तो जयंत घोषाल जी हैं। तो ममता बिहाइंड 2021 राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल द्वारा लिखित और अरुणव सिन्हा द्वारा अनुवादित है। पुस्तक के विमोचन की घोषणा जो है 5 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता ममता बनर्जी के जन्मदिन पर की गई थी। तो पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है और जांच करती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई। तो इन पुस्तक का लेखक जयंत घोषाल जी हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।